पुस्तक समीक्षा के क्रम में आज हम बात करेंगे सुधांशु फिरदौस के कविता संग्रह अधूरे स्वांगों के दरमियान की। सुधांशु फिरदौस ने अपने इस पहले कविता संग्रह से ही अपनी विशिष्ट पहचान गढ़ी है और इसकी वजह है प्रकृति के साथ उनकी निकटता, उनकी भाषा और कहने का विशिष्ट अंदाज। प्रतीक्षा, धैर्य, स्वप्न, इन सब के नए रंग और बिंब आप उनकी कविताओं में देख सकते हैं। जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस कविता संग्रह पर बात करते हैं। ये जो सुधांशु फिरदौस का कविता संग्रह है, उसमें मुझे बहुत सारे रंग दिखे। उनमें प्रकृति है, प्रेम है, राजनीति है, स्वप्न है, भाषा के भी कई रंग हैं। इनमें कालिदास और मीर ध्वनित होते हैं, मगर आज की भाषा भी है, जनपदीय भाषा भी है और शहरी भाषा भी है। तो एक वैविध्य दिखा मुझे इस कविता संग्रह में। आपने क्या देखा? वैविध्य तो मैंने देखा ही। मुझे सबसे ज्यादा जिस बात ने आकर्षित किया और प्रभावित किया वह है प्रकृति को देखना और प्रकृति को बिना किसी दबाव के देखना। यह आज के कवि के लिए बहुत मुश्किल है, किसी भी समय के कवि के लिए मुश्किल होता है। खासकर आज के राजनीतिग्रस्त समय में, जब आप पर चारों तरफ से राजनीति का इतना दबाव पड़ रहा हो, तब प्रकृति को देख पाना, उसके साथ रह पाना एक बहुत कठिन साधना है, मैं ये कहूँगा। और उसके बाद उस प्रकृति के चित्र को शब्दों में प्रस्तुत करना, वो उससे भी ज्यादा कठिन है। तो बिना उस प्रकृति को किसी उपयोग में लाए, यह बहुत कठिन है। तो इस बात ने मुझे इस संग्रह में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जी, अपूर्वानंद जी, जब मैंने इस संग्रह को पढ़ना शुरू किया तो मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। उसमें भाषा थी, बिंब भी थे, लेकिन बहुत मानीखेज नहीं लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और दूसरी कविताएं पढ़ी और अंत तक जाते जाते फिर मुझे लगा नहीं, इसे पूरे एक समग्रता में अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो शायद आपको ठीक ढंग से समझ में नहीं आएगा कि कवि की अपनी सामर्थ्य क्या है, कवि ने इस संग्रह में क्या किया है। आपका तजुर्बा क्या? हाँ, अक्सर कविता जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि साहित्य में और कविता पढ़ते समय हमारा पूरा स्वभाव एक अपेक्षा से भरा हुआ स्वभाव है। और ये बचपन से कविता पढ़ाने का जो अभ्यास रहा है स्कूलों में, उसमें कविता से गूढ़ार्थ निकालने का एक अभ्यास दिया गया है कि एक सरलार्थ होता है, एक भावार्थ होता है, एक गूढ़ार्थ होता है। तो हम शुरू से ही कोई गहरी बात, कोई बड़ी बात, इसकी अपेक्षा कविता से करने लगते हैं, और वो जब नहीं मिलती है तो निराश होने लगते हैं। कोई बड़ा अभिप्राय तथाकथित, वह अगर हमें नहीं मिलता है, और अगर हमें लगता है कि अगर कोई प्रकृति का चित्र प्रस्तुत कर रहा है तो इसे बड़ी चीज का प्रतीक होना चाहिए, और अगर वो प्रतीक में नहीं बदल रहा है तो फिर हम निराश हो जाते हैं। सिर्फ प्रकृति से क्या, सिर्फ प्रेम से क्या, सिर्फ उल्लास के चित्रों से क्या। तो यह एक कठिनाई है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि शुरू से जब मैंने संग्रह को पढ़ना शुरू किया, और कई महीने पहले मैंने यह संग्रह पढ़ा था, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि प्रकृति को इतने ध्यान से देखकर और सिर्फ प्रकृति का अंकन किया जा सकता है। तो अगर आप इजाजत देंगे तो मैं एक प्लीज। बात जी प्लीज। पढ़कर आपको बतला सकता हूँ। जैसे पहली ही कविता है, जनपद में अभी अभी थमी है बारिश। इस कविता को आप देखिए। गुलाब की पंखुड़ियों ने आज धो डाली अपने ऊपर की सारी धूल। हवा के झोंकों ने सुला दिए हैं मक्के के सारे पौधे। झींगुरों के साथ मिलकर गा रही हैं अशोक की टहनियां। छप्पर की ओरियानी से अभी भी टपक रही हैं बूंदों की लड़ियां। नए नए रोपे गए धान के खेतों में चल रही है बगुलों की पंचायत। मिट्टी की सोंधी सुगंध से मत गया है पूरा जनपद। साफ कोरा आकाश फिर से बादलों को दे रहा है निमंत्रण।
नदी के उस पार शाम आज कुछ जल्दी ढल चुकी है। एक बूढ़ा चरवाहा सिर पर घास का बोझा उठाए, बिल्कुल भीगा हुआ अपने पैरों को फिसलने से बचाता, मवेशियों को हकाता चला जा रहा है। जनपद में बारिश अभी अभी थमी है। तो आप ये देखते हैं कि इसमें एक तरह से अपनी सारी इंद्रियों से कवि इस प्रकृति को देख रहा है और बहुत ही गौर से देख रहा है, और उसका वो कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। वह ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, और उसमें उसकी कल्पना भी है। जैसे सिर्फ यह एक पंक्ति, साफ कोरा आकाश फिर से बादलों को दे रहा है निमंत्रण। अब यह पंक्ति बाकी पंक्तियों के मेल में नहीं है, क्योंकि बाकी पंक्तियों में कई ऐन्द्रिक चित्र हैं, लेकिन यहाँ एक कविता थोड़ा अलग हटती है, और यह सुधांशु की जो कविताएं हैं उनकी खासियत मुझे मालूम पड़ती है। जी, आपने एक खासियत बताई जो मैंने भी महसूस की कि चित्रात्मकता बहुत दृश्यात्मक है कविताएं। दृश्यों को जैसे शब्दों में बांध करके आपके सामने रख रही हैं और आपसे कह रही हैं आप खुद इनके अर्थ निकाल लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। और कविता में यह लोभ नहीं होना चाहिए कि वह व्याख्या करने लगे और दूसरे के वह हर दृश्य का इस्तेमाल कर ले, जैसा मैंने पहले कहा था, तुरंत ही इस्तेमाल कर ले किसी और अभिप्राय के लिए। तो इस लोभ को पर काबू पाना, इस लालच पर, यह बहुत चुनौती का काम है किसी कवि के लिए, और खासकर उसके पहले कविता संकलन में ये काफी चुनौती का काम है, और इस चुनौती का सामना उन्होंने किया और ये खतरा उठाया है। जी, थोड़ा चमत्कृत इनका भाषा भंडार भी करता है कि इतने शब्द भंडार हैं, इतने तरह के, और मतलब कालिदास और मीर तो दिखते ही हैं। आज तक के, चाहे वो जनपदीय भाषा के शब्द हों, शहरी बोलचाल के शब्द हों, सब ये थोड़ा सा एक नए कवि के लिए, नए तो नहीं है ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि युवा कवि के लिए इतनी शब्द संपदा का होना एक बड़ी खूबी है। हाँ, लेकिन कविता का यही काम है। और एक शिकायत जो हमारे वरिष्ठ मित्र अशोक वाजपेयी करते रहते हैं, वो ये कि हम लोग बहुत कम शब्दों से काम चला लेते हैं। जबकि आप मैथिली शरण गुप्त को अगर आप पढ़ेंगे, निराला, महादेवी, किसी को भी, बड़े कवि को, तो आपको अनेक नए शब्दों से मुलाकात होगी। मैं कठिन शब्द नहीं कह रहा हूँ, नए शब्दों से मुलाकात होगी। आप शब्दकोश के पास जाते हैं, आप ये देखते हैं कि कवि ने उन शब्दों का खुद अपने तरह से इस्तेमाल कर लिया है। तो कवि का एक काम यह भी है कि वह हमारी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि करे, और क्योंकि हम कई बार अटक जाते हैं, कई बार किसी चीज को कैसे व्यक्त किया जाए नहीं बतला पाते हैं, और तब हम शेक्सपियर के पास जाते हैं, या निराला के पास जाते हैं, या मीरा के पास जाते हैं, या महादेवी के पास जाते हैं। तो कवि स्वयं सिर्फ शब्दों का मामला नहीं है, कवि को एक नई भाषा हमेशा गढ़नी होती है, जिससे हम अपने मन के यथार्थ का और बाहरी यथार्थ का भी वर्णन कर सकें, और यह काम सुधांशु की कविताएं करती हैं। तो इसलिए मुझे जी सुधांशु की कविताओं में ये तमाम चीजें तो हैं, और कई बार शुरू में पढ़ने वाले को लग सकता है कि इनमें प्रकृति है, प्रेम है, धैर्य है, स्वप्न है, लेकिन वो आज की वास्तविकता से भी अलग नहीं है। बल्कि मैं इस पूरे खंड को 3 हिस्सों में बांटना चाहूंगा। पहला हिस्सा अगर प्रकृति को दिया जाए तो दूसरे में राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों से जो पैदा होने वाला उद्वेलन है, बेचैनियां हैं, वो भी है उसमें। और तीसरे खंड में कालिदास और मीर के प्रभाव और उनसे प्रेरणा से ली गई कविताएं हैं। तो ये जो बीच में जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों वाली चीज है, उसको कैसे आपने एनालाइज किया है? मेरी इस संग्रह को पढ़ते समय मुझे यह लगा कि जो समकालीन राजनीति है, वह सबसे बड़ी चुनौती है इस कवि के लिए, और अभी भी उससे जूझना बाकी है। सारी क्षमता है कवि के पास, उससे जूझना बाकी है।
क्योंकि आप उसे कैसे व्यक्त करें, यानी कविता के भीतर ही उसे कैसे अर्जित करें। और राजनीति और कविता का रिश्ता हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उसको जिस तरह आप बिल्कुल सपाट कविता भी लिख सकते हैं, जैसे रघुवीर सहाय ने लिखी, धूमिल की तरह आप लिख सकते हैं, आप बर्टोल्ट ब्रेख्ट की तरह लिख सकते हैं, जिसमें नारे की तरह कविता भी दिखलाई पड़ती है और बयान की तरह कविता दिखलाई पड़ती है। लेकिन वह हिस्सा अभी भी मुझे लगता है कि ऐसा है जिसमें कवि जूझ रहा है ना? कई जगह उसको सफलता मिलती दिखती है, लेकिन कई जगह उसका संघर्ष दिखलाई पड़ता है। अब जैसे आप ये सूखते तालाब की मुर्गाबियां, यह जो कविता है, इसे आप देख सकते हैं। और यह कविता कई जगह कविता बनती है और कई जगह नहीं बनती है, और मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं कि कविता पूरी ही कविता बने, यानी आपको कविता एक पूरी कविता में कई जगह कविता दिखलाई पड़ेगी और कई जगह उसका संघर्ष दिखलाई पड़ेगा, और मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। मसलन बैठे थे चंद लोग एक कमरे में, परेशानी की लकीरें आ जा रही थी बेतरतीबी से उनके माथे पर, न चाहते हुए भी कांपे जा रहे थे सबके हाथ पैर, हालात लाख सिर पीटने पर भी बिहार से पटोहार तक हुए जा रहे थे बद से बदतर। पता नहीं उनके भीतर खींच थी या निराशा, या शायद बंटवारे के बाद सब कुछ ठीक हो जा पाने की रूहानी उम्मीद पर वे खुद चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे यकीन, आदि आदि। और कभी कभी किरदारों का अधूरापन तारीख से निकल हाँफने लगता है दिल्ली के राजपथ पर और लगाने लगता है नारा, हमें चाहिए आजादी। तो कविता थोड़ी, ये 112 पृष्ठ है, सूखते तालाब की मुर्गा। तो कविता थोड़ी अस्फुट सी है, लेकिन इसकी दिशा आपको दिखलाई पड़ती है। या उसके दूसरे खंड में उन्हें आजादी थी चुनने की अपनी सहूलियत से अपने अपने मुल्क, जिसका इश्तहार आज भी आजादी के नाम पर ही होता है हर अगस्त। लेकिन हम कितने आजाद हैं इसके लिए बस्तर या बारामूला की नजीर की जरूरत नहीं। संसद मार्ग के इर्द गिर्द किसी जुलूस पर पुलिस की चलती हुई बेझिझक लाठियों को देख बहुत आसानी से हो जाती है इसकी शनाख्त वगैरह। तो ये जो आप राजनीति, जी आप कुछ कह रहे थे। जी, चूंकि समय सीमित है इसलिए मैं भी एक छोटी सी कविता जो इस पूरे कविता संग्रह को प्रतिबिंबित भी करती है उसके अंश में सुना देना चाहता हूं। आखिर कब होगा पूरा यह स्वांग, कब मिलेगा इस नाटक से निस्तार, चेतना पर भार, कब तक अन्याय, होगा कोई काव्यात्मक न्याय, या यूं ही रहोगे अधूरे स्वांगों के नट सम्राट। तो ये मौजूदा राजनीति और नेतृत्व पर भी मुझे एक टिप्पणी दिख रही है। जो स्वांग हमारे चारों तरफ चल रहा है उसको उन्होंने इस कविता में मेरे ख्याल से दिखाने की कोशिश की है। लेकिन एक अंतिम छोटी सी टिप्पणी हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से, ये कविता संग्रह उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? यह कविता संग्रह हम सबको इसलिए पढ़ना चाहिए कि इसमें आप देख सकते हैं कि कवि अपनी भाषा कैसे हासिल करता है और खुद कितना सजग है। मसलन एक बहुत छोटी सी कविता है नकार। किसी भी कवि का काम होता है एक नई संवेदना की संरचना प्रस्तुत करना लोगों के लिए। तो प्रेम हो या क्रोध हो या घृणा हो, ये सारे भाव ऐसे हैं जो हर काल में रहे हैं, लेकिन हर काल में कवि को उसकी नई संरचना प्रस्तुत करनी है। तो उसके प्रति सजगता इस कवि में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दोहरा रहा हूं किसी को। नकार शीर्षक है यह कविता। जब मैंने उससे कहा तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी। प्यार के अपने नजरिए में भी मैं अपने पूर्वजों का कितना गुलाम हूं। तो बिल्कुल ये बहुत मानिखेज कविता है कि अपने नजरिए में पूर्वजों का गुलाम न होना, जी, यह चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी इस कविता संग्रह की समीक्षा करने के लिए। धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।